ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं। इसका नाम सॉन्ग है, जो छिपकर इन दोनों को देख रही है। तभी उसे लड़के के कंधे पर एक निशान नजर आता है और ये सोचने लगी, इसका मतलब यही मेरे डैड है जिन्होंने मुझे और मेरी मॉम को छोड़ दिया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं सॉन्ग अपनी मॉम पर गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, आप ये मुझे क्यों दे रही हो? क्या आपको पता नहीं है कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है? जिस पर उसकी मॉम बोलती है, हाँ मेरी माँ मुझे पता है, पर ये कॉइन गोल्ड का है जो कि तुम्हारा हमेशा साथ देगा और जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तुम इसे सेल करके पैसे ले सकती हो। पर वो गुस्सा करते हुए इशारों में ही बोल रही होती है कि मैं सेल्फिश होकर अब्रॉड पढ़ने के लिए जा रही हूँ, लेकिन आप फिर भी मेरे बारे में क्यों सोच रही हो? जिस पर उसकी मॉम कहती है, ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है तुम मेरी सबसे अच्छी डॉटर हो। जिसे सुनकर तो यहाँ सॉन्ग को बुरा लगने लगा। उसकी मॉम उसे हैप्पी बर्थडे भी विश करती है क्योंकि सॉन्ग अब 18 साल की हो चुकी है। पर सॉन्ग इमोशनल हो जाती है और वो और यहाँ नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। पर मॉम जो उसके लिए केक लाई थी वो उसे देना ही भूल गई थी, इसलिए वो भी उसके पीछे भागते हुए केक देने आती है। सॉन्ग देख लेती है कि उसकी मॉम एक बस से टकराने वाली है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सॉन्ग की मॉम नहीं तो कुछ बोल सकती है और न ही कुछ सुन सकती है, जिसकी वजह से सॉन्ग खुद उन्हें बचाने जाती है। पर उन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेजेंट में सॉन्ग सोचती है, मैं फिर से ट्रैवल कर उसी टाइम आ गई हूँ जहाँ पर मॉम अपनी टीनेजर एज में थी और इस टाइम मैं उन्हें फिर से उसी पर्सन को चूज करने की गलती नहीं करने दूंगी जिससे बाद में चलकर उन्हें पूरी लाइफ पछताना पड़े। इसलिए वो अपने बैग में बहुत सारे सामान रख लेती है फाइट करने के लिए और जल्दी से आकर उन पर पानी गिराने लगती है। जियांग यहाँ पर पूरा भीगने लगता है, इसलिए वो जाकर सॉन्ग का हाथ पकड़ लेता है, जिससे सॉन्ग फिसल जाती है और उसके ऊपर ही गिर जाती है। सॉन्ग तो बस उसे देखती रह जाती है, जिस पर जियांग बोलता है, बस हो गया, अब तुम हटोगी? सॉन्ग जल्दी से हट जाती है और उसे दूर धक्का देते हुए साओ साओ के पास आकर पूछने लगी, क्या तुम ठीक हो? साओ साओ हाँ बोलती है। फिर वो जियांग से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? पर यहाँ पर जियांग अपने यूनिफॉर्म को दिखाते हुए गुस्से में बोलने लगता है, उसने मेरा यूनिफॉर्म पूरा जला दिया है, तुम क्या सोच रही थी? सॉन्ग जब उसके यूनिफॉर्म को देखती है, देन उसे रियलाइज होता है कि उसने यहाँ पर सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन फिर भी यहाँ सॉन्ग पिघलने वाली नहीं थी और वो उसकी यूनिफॉर्म को ही दूर फेंक देती है। जियांग तो और गुस्सा करने वाला होता है, लेकिन साओ साओ जल्दी से उसे सॉरी बोलने लगती है, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, मैं तो बस केमिस्ट्री क्लास में एक्सपेरिमेंट करने आई थी, पर किसे पता था यहाँ पर एक्सप्लोड हो जाएगा और तुम्हारा यूनिफॉर्म जल जाएगा, मुझे माफ कर दो। और फिर साओ साओ सॉन्ग को एज अ थैंक यू उसे बचाने के लिए कुछ देने लगती है। पर जैसे ही वो बैग ओपन करती है उसमें बहुत सारे लोहे की पाइपें रखी होती है, जिसे जियांग को सब समझ में आने लगता है और वो बहुत गौर से उन्हें देखकर पूछता है, ये सब क्या है? सॉन्ग तो जल्दी से डरकर सोचने लगती है, मैं तो फंस गई। फिर बताती है, मैंने बस खुद के लिए इसको रखी थी ताकि मुझे कोई नुकसान न पहुंचा पाए। पर जियांग को तो सब पता था और वो सीधे बोलता है, खुद के लिए या फिर मेरे खिलाफ यूज करने के लिए? जिस पर वो कहती है, नहीं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। वो कहता है, तुम कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो ये साबित हो चुका है और मेरे हाथ में प्रूफ है, क्यों ना मैं इसे तुम्हारे लिए ही यूज करूं? और उसे ही मारने वाला होता है। लेकिन तभी डायरेक्टर ली की आवाज आती है, जहाँ पर वो रूम में चेक करने आ रहे होते हैं, कौन रूम में इतना शोर शराबा कर रहा है? इधर ये सभी डायरेक्टर ली की आवाज सुनकर डर जाते हैं और जल्दी से छिपने की कोशिश करने लगते हैं। जब डायरेक्टर ली रूम में आकर दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, जिसे वो आवाज लगाकर बाहर निकलने के लिए बोलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कंफर्म हो चुका था कि जरूर यहाँ पर कोई न कोई छिपा हुआ है। और ये सही भी होता है। ये तीनों लास्ट वाले बेंच के पीछे छिपे होते हैं, जहाँ पर वो तीनों बात करने लगते हैं कि पहले कौन निकलेगा। हम तीनों को साथ में फंसने की जरूरत नहीं है अगर कोई एक बाहर निकल जाए। इसलिए सॉन्ग खुद ही यहाँ पर पनिशमेंट पाने के लिए रेडी होती है, लेकिन जियांग उसे पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो मजाक में कहती है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये सुनकर जियांग कैसे उसे निकलने देता, वो खुद ही सामने आ जाता है, जिस पर टीचर उस पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि पहले ही जियांग स्कूल में बुरा था, और बोलते हैं, तुम फिर से यहाँ पर बदमाशी कर रहे हो, इस बार तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तभी वहाँ पर सॉन्ग भी सामने आ जाती है, जिसे देखकर टीचर तो हैरान हो जाते हैं और उस पर भी गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम भी अब इस बदमाश के साथ में रहने लगी हो, और तुम दोनों साथ में यहाँ पर कर क्या रहे थे? और ऑफिस में आने के लिए बोलते हैं। वो दोनों बाद में डायरेक्टर ली के सामने खड़े होते हैं। साओ साओ बस बाहर से छिपकर उन्हें देख रही होती है। सॉन्ग तो बस जियांग को ही घूर रही थी और सोचती है, वही तो मैं सोचूं, इस हीरो जैसे पर्सन पर मेरी मॉम फिदा क्यों हो गई थी? इसने अपने हैंडसमनेस के चलते ही मॉम को फंसाया होगा और बाद में उन्हें छोड़ दिया। डायरेक्टर ली जियांग पर गुस्सा कर रहे थे, तुम बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो, मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रहा हूँ। तुम्हें क्लास स्किप करके हर बार लाइब्रेरी में जाने की क्या जल्दी रहती है? और इस बार तो तुमने सॉन्ग को भी साथ में लिया हुआ था, उसके स्टडी पर भी तुम बुरा असर डाल रहे हो, इसलिए जाकर
पूरे 2000 वर्ड का एस्से लिख कर दो, तभी तुम दोबारा से अपनी क्लास अटेंड कर पाओगे। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये कैप मत पहन कर आया करो। जिस पर जियांग तो जानबूझकर उन्हें चिढ़ाने के लिए कैप पहन लेता है। साथ ही बोलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद भी क्लास बिल्कुल भी अटेंड नहीं करना चाहता हूँ। डायरेक्टर ली बोलते हैं, मुझे पता है तुम ये रौब अपनी फैमिली की वजह से दिखा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये रौब मेरे सामने नहीं चलने वाला है। तुम बस अपनी फैमिली की बदौलत ही यहाँ खड़े हो। जिस पर तो इस बार जियांग सीरियस हो जाता है और सीधे उन्हें ऐसे लिखने से मना करके चला जाता है। टीचर गुस्से में बोलते हैं, मैं तुम्हें जल्द ही स्कूल से निकालने वाला हूँ। फिर वो सॉन्ग से सॉरी कहते हैं कि तुम्हें स्कूल के पहले दिन ही इस जैसे पर्सन से मिलना पड़ा, और अपनी मॉम को साथ में बुलाने के लिए बोलते हैं। लेकिन वो बोलती है, मेरी मॉम नहीं है। तो फिर टीचर अपने डैड को बुलाने के लिए बोलते हैं, जिस पर वो कहती है, मेरे डैड भी नहीं है। जियांग जाते जाते ये सुन लेता है। इधर टीचर ली को तो लगता है ये पनिशमेंट से बचने के लिए ऐसा नाटक कर रही है, इसलिए वो गुस्सा करते हुए मारने वाले होते हैं। सॉन्ग सोचती है, मुझे तो यहाँ पर प्रोटेक्ट करने कोई नहीं आने वाला है। और पास्ट में भी जब सॉन्ग ऐसे बुली हुआ करती थी स्कूल में, तब भी उसका स्टैंड कोई नहीं लेता था। लेकिन इस बार जियांग टीचर की छड़ी को पकड़ लेता है और बोलता है, लैब में एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टर ली उससे अपनी छड़ी छुड़ाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन जियांग छड़ी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। सॉन्ग ये देख हैरान होती है और साओ साओ सिचुएशन को देख बहुत डरने लगती है, इसलिए जल्दी टीचर से एडमिट कर लेती है वो जियांग के साथ में थी। सॉन्ग उसको मना कर रही होती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टीचर ये सब सुनकर उन तीनों को पनिशमेंट दे देते हैं, क्लास के बाहर हाथ खड़े कर रहने के लिए। ये तीनों बाहर होते हैं, जहाँ पर इनका मजाक उड़ाते हुए लड़के कह रहे होते हैं, दोनों लड़कियां जियांग के साथ क्यों खड़ी है? जरूर ये अभी जियांग की तरह एक नालायक स्टूडेंट होगी, जिस वजह से जियांग उन सभी को डराकर भगा देता है। इसके बाद ये दोनों सॉन्ग की तरफ ही देख रहे थे, जिस पर सॉन्ग उनसे मना करती है खुद की तरफ देखने के लिए। साओ साओ जल्दी से बोलती है, अरे कोई बात नहीं, अभी तुम्हें पनिशमेंट झेलने की आदत नहीं है, लेकिन अब तुम फेमिलियर हो जाओगी, क्योंकि अब से तुम हमारे साथ ही बार बार खड़ी रहने वाली हो। और जियांग को तो हमेशा पनिशमेंट मिलता है। ये सुनकर जियांग उसे घूर कर देखने लगा। साओ साओ जल्दी से सॉरी करते हुए कहती है, मैं तो भूल ही गई थी, तुम क्लास के बैक बेंचर हो, मैं तुमसे कैसे जबान लड़ा सकती हूँ। सॉन्ग तो बस उनकी हरकतों को देख रही होती है। साओ साओ फिर सॉन्ग को अपना नाम बताती है और उससे भी अपना नाम पूछती है, जिस पर सॉन्ग भी अपना नाम बता देती है। नाम सुनकर साओ साओ बोलती है, अरे हमारा सरनेम तो बिल्कुल एक ही है। जिस पर सॉन्ग अपनी मॉम की सभी बातों को याद करने लगती है और मुस्कुराते हुए सोचती है, मॉम मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे अपनी 18 साल की उम्र में ही दोबारा से मिलूंगी, जहाँ आप अपनी टीनेजर में होगी। साओ साओ कहती है, तुम हमारी वजह से पनिशमेंट झेल रही हो, इसलिए अब से हम फ्रेंड्स होंगे। जियांग कहता है, ज्यादा मत सोचो, मैं बस पैसों के लिए ये सब कर रहा हूँ। जिस पर वो सभी उसे देखने लगते हैं। बाद में स्टूडेंट जाते हुए सॉन्ग को देख रहे होते हैं, ये भी आज पनिशमेंट ले रही है। सॉन्ग को बहुत एम्बेरस फील होता है, इसलिए जियांग उसके सर पर कैप पहना देता है और कहता है, जब तुम इतनी पतली हो तो तुम्हें हीरो नहीं बनना चाहिए। सॉन्ग फ्लैशबैक में याद करने लगती है कि कैसे उसके डैड फायरवर्क के दिन ही उसे और उसकी मॉम को छोड़ कर गए थे। फिर उदास होकर सोचती है, इन्होंने हमें क्यों छोड़ा था, और गुस्से से उसकी कैप को नीचे गिरा देती है। ये देख जियांग तो हैरान हो जाता है। जियांग जब अपने फ्रेंड के पास आता है तो उसका फ्रेंड बोलता है, अरे मैंने सुना कि सॉन्ग ने तुम्हारे लिए आज स्टैंड लिया था। जियांग उसे सारी बात बताता है तो उसका फ्रेंड कहता है, मुझे लगता है सॉन्ग को तुम्हारे ऊपर क्रश है, इसीलिए तो वो तुम्हारे लिए पनिशमेंट ले रही थी। जिस पर जियांग सभी बातों को सोचने लगता है एंड उसे गलतफहमी हो जाती है, शायद मेरा फ्रेंड सही बोल रहा है। तभी उसका फ्रेंड बताता है, ये देखो सॉन्ग यहीं पर है। सॉन्ग साओ साओ के साथ में होती है। साओ साओ उसे कहती है, मैं भी फायरवर्क कंपटीशन में ही पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, बट हमें वहाँ पर एक और पर्सन को ले जाना होगा जिसको फायरवर्क के बारे में नॉलेज हो, तभी हम अंदर जा पाएंगे। जिस पर वो बोलती है, हाँ मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। साओ साओ खुश होकर बोलती है, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? और फिर सोचते हुए कहती है, पर मेरे माइंड में एक और पर्सन है। जिस पर सॉन्ग उसका नाम पूछती है। वो जियांग का नाम बताती है, जिसे सुनकर तो सॉन्ग का मुंह बन जाता है और वो बोलने लगती है, बिल्कुल नहीं। पर वो कहती है, मुझे पता है जियांग मेरी तरह क्लास अटेंड नहीं करता है, इसलिए वही हमारी हेल्प कर सकता है। लेकिन सॉन्ग इनकार कर रही थी। साओ साओ उससे पूछने लगती है, जियांग को ले जाने में क्या दिक्कत है? जिस पर सॉन्ग सोचने लगती है कि मैं कैसे पास्ट की चीजों को फिर से रिपीट होने दे सकती हूँ। उसी फायरवर्क के दिन ही तो आप दोनों मिले थे, जिसकी वजह से हमारी लाइफ बर्बाद हो गई थी। साओ साओ उसे आगे सोचने से मना करते हुए कहती है कि मुझे पता है, तुम तो उसका स्टैंड ले रही थी, तो अब हम फ्रेंड हुए ना? जिस पर वो बोलने लगती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं उसे क्यों बचाऊंगी, मैं तो तुम्हें बचा रही थी। ऐसा पर्सन तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं। साओ साओ कंफ्यूज हो रही थी। इधर सॉन्ग जियांग के बारे में और भी सारे बुरी बातें बोल रही है, जिसे सुनकर जियांग बोलता है, तो मैं तुम्हारी नजरों में इस टाइप का पर्सन हूँ? सॉन्ग जब भाग रही थी तो जियांग उसे जाने नहीं दे रहा था और कहता है, क्या मैं तुम्हारी नजरों में
इतना खराब हूँ कि तुम मुझे उस दिन पाइप से मारने वाली थी। मैंने उस दिन का हिसाब अभी सेटल नहीं किया है। जिस पर सॉन्ग उसके हाथों से बाहर आ जाती है और कहती है, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल उस टाइप के पर्सन नहीं हो, मैं तो बस। जिस पर वो कहता है, अब मेरे सामने झूठ मत बोलो, तुम खुद सारी बातें नहीं बताओगी तो मैं सीधा जाकर साओ साओ से ही पूछ लूंगा। सॉन्ग तो जल्दी से उसे रोकने लगती है और साओ साओ से दूर रहने का कहती है। जियांग बोलता है कि तुम आखिर क्या सोच रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सॉन्ग सोचती है इस बार सब चीजें क्लियर करने का, इसलिए वो सीधे बोल देती है कि तुम और साओ साओ कभी एक साथ नहीं रह सकते हो। जियांग हैरान होकर उसका बुखार चेक करने लगता है, जिस पर वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं क्यों साओ साओ के साथ में रहूंगा? मैं तो उसे पसंद भी नहीं करता हूँ। जिसे सुनकर सॉन्ग तो उसे अजीब निगाहों से देखने लगती है और पूछती है, क्या सच में? क्या अभी तुम साओ साओ को पसंद नहीं करते हो? जिस पर वो कहता है, तुम विश्वास करो या ना करो। सॉन्ग सोचने लगती है, इस बार अच्छा है जियांग मेरी मॉम को नहीं पसंद करता है, अब मैं इन दोनों को साथ आने से रोक सकती हूँ। जियांग सॉन्ग के नजदीक आकर बोलता है, अगर मैं साओ साओ से दूर रहूंगा तो तुम्हें खुशी मिलेगी? जिस पर वो हाँ कहती है, पर वो बोलता है, अब से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा और मैं उसके पास ही रहूंगा। उससे चिढ़ाकर भाग जाता है। सॉन्ग भी उसके पीछे भागने लगती है। अगले दिन क्लास में सॉन्ग बैठी होती है, जहाँ साओ साओ से पूछती है, क्या तुम्हें आज भी जियांग ने परेशान किया? सॉन्ग मना कर देती है। तभी जियांग क्लास में आ जाता है और बोलता है, मैं लेट हो गया हूँ। टीचर गुस्सा करती है और फिर उसे सीट पर बैठने के लिए बोलती है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, तुम्हें साइड ढूंढकर बैठना होगा। वो जाकर खड़ा हो जाता है। सॉन्ग को तो लगता है ये साओ साओ के पास जाकर बैठेगा, इसलिए जल्दी से मना करने लगती है, लेकिन जियांग सॉन्ग के पास की सीट पर बैठ जाता है, जिससे सॉन्ग को तो काफी शौक लगता है। वो बोलता है, क्या तुम खड़ी रहोगी या फिर बैठना भी है? सॉन्ग बैठ जाती है। वो कहता है, तुम चाहती हो कि मैं साओ साओ से दूर रहूं? तो वो हाँ कहती है। तो वो कहता है, फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। छुट्टी के टाइम सॉन्ग अपनी साइकिल से घर जा रही होती है, लेकिन जियांग उसके पीछे ही बैठ गया होता है, जिसकी वजह से उसे साइकिल चल नहीं रहा होता है। इसलिए वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम खुद अकेले घर जाओ, मुझसे साइकिल चल नहीं रही है। इसलिए जियांग उतर जाता है और वो हर दिन ऐसे ही सॉन्ग को परेशान कर रहा था। सॉन्ग तो बस सोच रही थी कि मुझे इसको साओ साओ से दूर रखने के लिए इसकी बात माननी पड़ेगी। बाद में हम देखते हैं वो किसी का नाम पुकार रही होती है, लेकिन वो एक कुत्ता होता है और उसे मिल जाता है। फिर वो कुत्ते को जियांग के पास लाती है। जियांग जल्दी से पूछने लगता है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक तो हो? सॉन्ग को लगता है शायद ये उसकी फिक्र कर रहा है, इसलिए वो खुश हो रही थी। लेकिन जियांग कुत्ते के पास आकर ये सब पूछता है, जिससे सॉन्ग को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। इसलिए जियांग जब उसे कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए बोलता है तो वो साफ साफ इसके लिए मना कर देती है। जिस पर वो कहता है, ठीक है, तो फिर मैं साओ साओ के पास जाऊंगा और उसी से सब काम करवाऊंगा। सॉन्ग भड़क जाती है और वो जल्दी से कहने लगती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम हमारे साथ फायरवर्क में बिल्कुल भी नहीं चलोगे। और वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो बोलता है, ये बात किसने कही कि मैं नहीं जाऊंगा? बाद में हम देखते हैं साओ साओ और सॉन्ग दोनों फायरवर्क के लिए पटाखे खरीदने आए थे। तभी वहाँ पर जियांग भी टपक जाता है, जिसे देख सॉन्ग गुस्से से बोलने लगी, तुम यहाँ कैसे? वो कहता है, बस मेरा मन किया इसलिए मैं आ गया। सॉन्ग कहती है, लेकिन तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम नहीं आओगे। वो कहता है, ऐसा कब हुआ? साओ साओ कहती है, बस हो गया, हमें पटाखे पर ध्यान देना चाहिए। और फिर बोलती है, क्या तुमने ऐसे पटाखे कभी देखे हैं? सॉन्ग कहती है, मेरे डैड मुझे बहुत ही छोटी एज में ही छोड़कर चले गए थे और मैं मॉम के साथ उतना नहीं रही हूँ, इसलिए किसी के साथ पटाखे फोड़ने का मौका कभी नहीं मिला। जियांग उसे पटाखे देते हुए कहता है कि तुम्हारी कोई विश है तो तुम इससे पूरा कर सकती हो, पर सॉन्ग उसके पटाखे लेने से मना करने लगी। जियांग जब उन्हें फेंकने की बात करता है तो वो उसे रोक लेती है। साओ साओ भी अपने सभी पटाखे उसे देने लगी और कहती है, इस बार हम सभी फ्रेंड साथ में ही पटाखे फोड़ेंगे। सभी साथ में पटाखे जलाते हैं और काफी खुश होते हैं। सॉन्ग जब जियांग की तरफ देखती है तो उसे ऐसे बच्चों की तरह विश मांगता हुआ देखकर कहती है, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। वो बोलता है, सब ऐसा करते हैं तो मैं क्यों नहीं विश मांग सकता हूँ? सॉन्ग उससे उसका विश पूछती है, जिस पर वो कहता है, मैं चाहता हूँ मैं एक सिंपल लाइफ जीऊं बिना अपनी फैमिली के। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है और जियांग से अपनी पटाखे जलाने का बोलती है। वो हंसकर पटाखे जला देता है, जिस पर वो थैंक यू करके चली जाती है। सॉन्ग ये सब देखकर सोचने लगती है कि जियांग तुम किस टाइप के पर्सन हो। फिर फायरवर्क शो कुछ टाइम में स्टार्ट हो जाता है। सॉन्ग जियांग को मारते हुए कहती है, तुम हमेशा कैप क्यों पहने रहते हो, जैसे कि तुम खुद को एक स्टार की तरह समझते हो। वो कहता है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। तभी एक लेडी को देखते हैं जो कि पीछे देखती है, जिस पर जियांग अपने सर को नीचे कर लेता है। वो सॉन्ग से पूछता है, साओ साओ अभी तक वापस क्यों नहीं आई? वो बहुत जल्दी आने का बोल कर गई थी। तभी सभी जगह हल्ला होने लगता है। कोई लड़की फायरवर्क फैक्ट्री में एक्सप्लोडर होने की वजह से इंजर्ड हो गई है और वो एक फीमेल स्टूडेंट है। ये सुनकर ये दोनों जल्दी से भागते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पटाखे ब्लास्ट हो गए थे और पूरे घर में आग लग चुकी थी। सॉन्ग भागते हुए आती है और नीचे गिर जाती है। जियांग उसे उठाता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन सॉन्ग बहुत गुस्से में होती है और गुस्से से बोलती है, तुम हमेशा हमारी लाइफ में आ जाते हो और तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ बर्बाद हो गई। तुम यहाँ पर आए ही क्यों? तुम्हारी वजह से देखो साओ साओ अब हमारे साथ नहीं रही। जिस पर जियांग कहता है, तुम
तुम क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सॉन्ग उसे दूर करने लगती है, जिससे उसे खुद धक्का लग जाता है और वो अचानक से गिर जाती है। सीन फिर से पास्ट में आता है, जहाँ पर वो फिर से टाइम ट्रैवल कर उसी दिन आ गई थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए वो जल्दी से अपनी मॉम को देखती है, लेकिन उसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है और वो अपने मॉम को याद करते हुए देख रही होती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए केक प्रिपेयर किया था और उस दिन वो उसे केक देने के लिए ही भागी थी। सॉन्ग फिर अपनी मॉम की डायरी पढ़ने लगती है, जहाँ पर उसकी मॉम ने उस दिन फायर फैक्ट्री में होने वाले ब्लास्ट के बारे में पहले ही सभी को बताया था, लेकिन किसी ने भी उन पर ट्रस्ट नहीं किया था। और जब उन्होंने ये साबित किया था तो उन्हें ये कॉइन एज अ विनर के तौर पर मिला था, जिसकी वजह से सॉन्ग सोचती है इसी कॉइन की वजह से शायद मैं टाइम ट्रैवल कर पा रही हूँ और यहाँ पर उसी टाइम ट्रैवल करने का उपाय मिल जाता है। लेकिन वो सोचने लगती है कि 2 नंबर का कॉइन मेरे पास है, तो वो 4 नंबर का कॉइन किसके पास हो सकता है। फिर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उस टाइम के बारे में सोचने लगती है, अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं उस फायर ब्लास्ट में अपनी मॉम को शायद बचा पाती। इसलिए वो फिर से अपनी मॉम की डायरी लेकर वापस टाइम ट्रैवल करना चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी मॉम को किसी भी हालत में बचाना ही था। एंड वो खिड़की से कूद जाती है, लेकिन होता वही है जो सॉन्ग ने सोचा था। एक बार फिर से वो टाइम ट्रैवल कर चुकी थी, लेकिन इस बार उसके सिक्के पर नंबर 1 आ चुका था, क्योंकि जितनी बार वो ट्रैवल करती उसके सिक्के का नंबर भी चेंज होता। इसलिए इस बार उसके सिक्के का नंबर 1 हो गया था, यानी वो अब सिर्फ एक ही बार टाइम ट्रैवल कर सकती थी। तभी जियांग उसे बोल रहा था, साओ साओ अभी कहाँ है? ये वही टाइम था जब जियांग ने साओ साओ के बारे में पूछा था, जिससे सॉन्ग को याद आता है और वो जल्दी से भागने लगती है। वो पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? इधर हम फैक्ट्री का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैनेजर सभी पटाखों को दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए बोल रहा था, उन्हें जलाने के लिए। लेकिन सॉन्ग जल्दी आ जाती है और वो बोलने लगी, आप इन पटाखों को अभी लॉन्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन पटाखों में गड़बड़ी है। मैनेजर जब चेक करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वो उस पर गुस्सा करते हुए बोलने लगता है, तुम यहाँ पर आकर जोक मत करो, क्या तुम्हें पता नहीं है आज सेरेमनी है और ये पटाखे बहुत जरूरी है। एक और लड़की आकर यही ट्रबल क्रिएट कर रही थी, जिस पर सॉन्ग उनसे उस लड़की के बारे में पूछने लगी। मैनेजर कहता है, इसका मतलब तुम भी उसी स्टूडेंट के साथ में हो। मैंने पहले ही उस लड़की को यहाँ से बाहर फेंकवा दिया है, क्योंकि यहाँ पर रहना किसी के लिए भी सेफ नहीं है। अब तुम भी यहाँ से जल्दी निकलो। फिर वो अपने गार्ड से उसे बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और उन्हें रोक देता है। तभी अचानक से सभी अलार्म बजने लगते हैं, जिससे मैनेजर और बाकी के गार्ड वहाँ से भागने लगे। एक पर्सन को देखते हैं जो कि अंदर ही जा रहा होता है। अलार्म बजने के बाद भी सॉन्ग साओ साओ को बचाने जा रही होती है, यानी कि अपने मॉम को, लेकिन जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहने लगती है, साओ साओ अंदर है, हमें बचाने जाना होगा। तभी वो पर्सन बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने फायर अलार्म ऑन किया था। इसका नाम झाओ होता है। जियांग उसे पहले ही जानता था, इसलिए पूछता है, तुम यहाँ वापस कब आ गए? वो कहता है, मुझे तुमसे कॉम्पिटिशन जो करना था, इसलिए वापस आना तो बनता है। वो कहता है, आज भी तुम उसी तरह हो जैसे पहले थे। तो झाओ बोलता है, हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं बदल जाऊंगा? तभी पीछे से साओ साओ आवाज देती है, मैं यहाँ पर हूँ। सभी उसे देखते हैं। वो बहुत सारे पटाखों के बीच में छिपी हुई थी। सॉन्ग जल्दी से जाकर उसे बाहर निकालती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वो हाँ कहती है, मैं ठीक हूँ। साओ साओ झाओ को देखकर बोलती है, क्लास मॉनिटर तुम वापस आ गए। वो कहता है, हम बाद में बात करेंगे, पर सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर वो बोलती है, फायरवर्क अभी स्टार्ट होने वाला है और ये सभी सामान बाहर जाएगा। इसकी वजह से सभी जगह आग लग जाएगी और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। झाओ ये सुनकर हैरान हो जाता है, जिस पर साओ साओ सभी चीजें एक्सप्लेन करती है और बताती है, कुछ नए टेक्निक के पटाखे लॉन्च हुए हैं, जिनका अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है और ये लेक के पास बजने वाले पटाखे हैं। लेकिन लेक के पास वाले पटाखों का स्टिकर दूसरे पटाखों पर लग गया है, जिस वजह से ये लेक वाले पटाखे ही बाहर जाएंगे और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोड हो जाएगा। तभी होस्ट अनाउंस करती है कि फायरवर्क जल्दी स्टार्ट होगा। ये सभी घबराने लगते हैं। जाओ बोलता है, हमें कोई आइडिया सोचना होगा। तभी जियांग को एक आइडिया आता है और वो सॉन्ग से बोलता है, इसके बारे में तुम्हें तो पता ही होगा। जिस पर सॉन्ग भी हाँ बोलती है। इधर होस्ट और सभी काउंट करने लगते हैं, पर 3 काउंट होते हुए भी कोई भी फायरवर्क नहीं जलता है, जिससे सभी परेशान होने लगते हैं। इधर ये सभी मिलकर उन पटाखों पर पहले ही पानी छिड़क रहे होते हैं और साथ में मस्ती भी कर रहे थे, लेकिन जल्दी वहाँ पर मैनेजमेंट टीम आ जाती है, इसलिए इन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। साओ साओ काफी खुश होती है और कहती है, मैंने ये मोमेंट अपनी लाइफ का सबसे अच्छा बिताया है। साओ साओ और जाओ ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। जाओ अपने हाथ को हटा लेता है। साओ साओ बोलती है, क्लास मॉनिटर, क्या तुमने कभी अपने बालों को एक पप्पी की तरह झुलाकर पानी को हटाया है? और उसे बिल्कुल ऐसा ही करके दिखाने लगती है। वो सभी हंसने लगते हैं और खुद भी एक पप्पी की तरह सर को झुलाने लगते हैं। रास्ते में जाते वक्त साओ साओ बोलती है, हम पुलिस को इसके
के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? जाओ बोलता है, जो पटाखे पर लेबल थे वो सबूत है, इससे हमें एक्सप्लेनेशन देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साओ साओ सब चीजें सॉल्व करने के लिए थैंक यू बोलती है। जियांग बोलता है, तुम सारा क्रेडिट इसे क्यों दे रही हो, बल्कि तुम्हारी वजह से ये सभी चीजें सॉर्ट आउट हुई हैं। जाओ बोलता है, किसे पता था कि तुम जैसे इंसान के पास भी दिमाग होगा जो ऐसी आइडिया आई थी। जियांग बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे फाइट करना है? वो कहता है, एक कुत्ते से मुझे क्या ही फाइट करना पड़ेगा। जियांग गुस्से से बोलता है, लगता है तुम मरना चाहते हो। साओ साओ उन दोनों को एक दूसरे से दूर करती है और कहती है, तुम दोनों तो एक अच्छे दोस्त थे और एक अच्छे क्लासमेट भी थे, साथ ही में तुम लोग बैठते थे, तुम दोनों को अच्छे से रहना चाहिए। जिस पर वो दोनों मुंह फुलाकर बोलने लगते हैं, किसने कहा कि हम दोनों दोस्त हैं? साओ साओ बेचारी अपने माथे पर ही हाथ रख लेती है। सॉन्ग साओ साओ को देखकर मन में सोचने लगती है, मैंने अपनी मॉम को एक बार बचा लिया है। एक्चुअली पिछली बार इसी फायरवर्क के ब्लास्ट में इसकी मॉम की डेथ हो गई थी। वो नहीं सुन सकती थी, ना ही बोल सकती थी। पटाखों में ब्लास्ट की वजह से साओ साओ की जान तो बच गई थी, लेकिन वो बिल्कुल निकम्मा हो गई थी। पर इस लाइफ में सॉन्ग ने उनको बचा लिया था। साओ साओ बिल्कुल ठीक थी, इसलिए उसके डायरी में लिखा हुआ वो पार्ट भी गायब हो जाता है, जिसे देखकर सॉन्ग इमोशनल होकर रोने लगती है। जियांग जब उसे देखता है तो वो पूछने लगता है, क्या हुआ, तुम क्या पढ़ रही हो? इधर साओ साओ और जाओ भी सॉन्ग को रोता हुआ देखकर चिंता करने लगते हैं, क्या तुम ठीक फील नहीं कर रही हो? जिस पर सॉन्ग बोलती है, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। साओ साओ कहती है, अगर तुम्हें कुछ भी बुरा फील होता है तो तुम मुझे बता सकती हो। और वो सभी साथ में होते हैं। सॉन्ग अचानक जब जियांग की तरफ देखती है तो उसे उसके शोल्डर पर निशान नजर नहीं आता, इसलिए उसे देखने लगती है और पूछती है, तुम्हारा निशान कहाँ गायब हो गया है? वो पूछता है, कैसा निशान? रास्ते में जाते टाइम भी सॉन्ग उसके शोल्डर को देखने की कोशिश कर रही होती है। वो बोलता है, तुम लड़की होकर किसी के कपड़े को कैसे हटा सकती हो? वो पूछने लगती है, तुम्हारे शोल्डर पर जो निशान था वो कहाँ गायब हुआ है? तो वो कहता है, कैसा निशान? वो तो बस एक एलर्जी से हुआ था। जिस पर सॉन्ग तो काफी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, इसका मतलब ये मेरा डैड नहीं है, मैंने किसी गलत पर्सन को अपना डैड समझ लिया था। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और जियांग को थप्पड़ लगा देती है। जियांग सॉन्ग को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन सॉन्ग वहीं पर होती है, जिस पर वो गुस्से से उसे जाने के लिए बोलता है। तो सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। वो लेडी जियांग पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुमने आज जो भी किया इससे तुम्हें क्या लगता है तुम जियांग फैमिली में फिर से घुस जाओगे? बिल्कुल सोचना भी मत, तुम जैसे घटिया इंसान को मैं अपने घर में आने भी नहीं दूंगी। जिस पर वो कहता है कि आप गलत समझ रही हैं, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो लेडी उसे बुरा भला ही सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। जियांग उन्हें ग्रैंडमा कहता है। जियांग फिर बैठकर सभी बातों को सोचने लगता है, जहाँ पर वो बताता है कि कैसे वो फायरवर्क फैक्ट्री में फंस गया था और वहाँ पर उसे जाओ ने बचाया था। लेकिन तब जियांग छोटा था, यानी कि ये अपने पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा था। तभी फायर फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और वो टाइम ट्रैवल करके फिर से 90s के टाइम में आ गया था, जहाँ पर उसकी न कोई फैमिली थी और न कोई घर था। वो अपने सर्वाइवल के लिए चुरा कर खाना खाया करता था। एक दिन वो ऐसे ही बाहर बैठा हुआ था, तभी उसे दो पेरेंट्स देख लेते हैं। वो पर्सन जियांग पर दया खाकर उसे अडॉप्ट कर लेता है अपने बेटे के तौर पर। लेकिन टाइम रहते ही उसकी वाइफ और उस पर्सन में नोक झोंक होने लगती है, क्योंकि उनकी वाइफ को लग रहा था कि जियांग उसके हस्बैंड का नाजायज बेटा है, इसलिए वो हमेशा अपने हस्बैंड से झगड़ा करते रहती थी। लेकिन जियांग बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो खुद से ही दूर हो जाता है, उस फैमिली से और दूर रहने लगता है। इसी तरह काफी बड़ा भी हो चुका था। जियांग सोच रहा था, मेरे पास अपनी पिछली लाइफ का बस ये कॉइन है और कैप है जो मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूँ। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और वो सोचता है, आज मेरी किस्मत कितनी खराब है, देखो बारिश भी होने लगी। वो ऐसे ही बारिश में भीग रहा था, तभी वहाँ पर कोई आता है और उसे कवर कर लेता है। जियांग जब देखता है तो वो सॉन्ग होती है। सॉन्ग गुस्से में बोलती है, तुम यहाँ पर ऐसे कैसे बैठकर भीग रहे हो? जियांग कहता है, तुमने सुना नहीं, मैं एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ जिसे कोई नहीं चाहता है, क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहती हो? जिस पर वो कहती है कि तुम अपने बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकते हो, और रोने लगती है। वो बोलता है, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती थी? मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करती हो। पर वो कहती है, मैं क्यों तुमसे नफरत करूंगी, मेरा कोई राइट नहीं है तुमसे नफरत करने का। वो सोचने लगती है उसने जियांग को कितना गलत समझा था। बाद में वो दोनों बैठे होते हैं, जहाँ पर सॉन्ग अब उससे काफी प्यार से बात कर रही होती है और कहती है, क्या मैं तुम्हारे घर पर चल सकती हूँ, हम साथ में ही रहेंगे। जियांग फिर उसे अपने साथ घर लाता है और कहता है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगा। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। इधर झाऊ और साओ साओ भी साथ में जा रहे होते हैं, जहाँ पर साओ साओ बोलती है, क्लास मॉनिटर क्या तुम मेरे साथ घर पर चलोगे? एक्चुअली अगर मेरे मॉम डैड को मेरी हरकतों के बारे में पता चला तो वो काफी गुस्सा करेंगे। साथ ही मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे क्लासेस भी दे दो, जिसके लिए तुम मेरे पेरेंट्स से भी बात कर लेना। तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिस पर साओ साओ जल्दी से छाते को निकालकर
इसे कवर कर लेती है और फिर से बोलती है, तुम मेरे घर पर चल सकते हो बारिश से बचने के लिए। झाओ उसके छाते को पकड़कर साथ में चलने लगता है, जिसे साओ साओ खुश होकर उसे थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट डे सॉन्ग, झाओ और साओ साओ तीनों को टीचर डांट रहे होते हैं और उन्हें हाथ खड़े कर क्लास से बाहर पनिशमेंट देते हुए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर सभी बच्चे बात करने लगते हैं, देखो जो हमारे क्लास का टॉप स्टूडेंट था वो भी आज कैसे हाथ ऊपर खड़े करके खड़ा है, कितना एम्बेरसिंग है। सच में झाओ को भी आज बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट होता है। तभी वहाँ जियांग आ जाता है और वो सभी स्टूडेंट पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या तुमने कभी इंसान को नहीं देखा है? जिसे देखकर सभी स्टूडेंट डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जियांग आकर अपने लाइन में खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या बात है, आज तुम तीनों भी मेरे तरह ही पनिशमेंट झेल रहे हो। जिस पर सॉन्ग बोलती है, इसमें इतना प्राउड करने वाली क्या बात है? साओ साओ कहती है, अच्छा है जो आज हमें क्लास अटेंड नहीं करना पड़ा, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जाओ बोलता है, इसलिए तुम्हारे ग्रेड इतने कम हो गए हैं। साओ साओ हैरान होकर बोलती है, तुम तो इतने टाइम से यहाँ पर नहीं थे, फिर तुम्हें मेरे ग्रेड्स के बारे में कैसे पता है? जाओ बोलता है, क्योंकि एग्जाम आने वाला है और उसमें तुम्हारा स्कोर सबसे कम बता रहा है। जिसे सुनकर साओ साओ तो चिंता में पड़ जाती है कि उसने अभी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है और एग्जाम आने वाला है। इधर सॉन्ग की नजर झाओ पर चली जाती है और वो सोचने लगी, झाओ इतना साओ साओ में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, कहीं यही मेरा डैड तो नहीं है? इसलिए वो गौर से उसके शोल्डर के निशान को देखने लगती है। उसे इतनी गौर से देखता हुआ देख जियांग सामने आकर बोलने लगता है, तुम क्या देख रही हो? पर सॉन्ग उसे हटाने लगती है। वो कहता है, मैं अभी खेलने के लिए जाऊंगा, तो इसलिए तुम मेरे लिए जूस लेकर आना। ये सुनकर सॉन्ग को एक आइडिया आता है। बाद में जब सभी लड़के ड्रेस चेंज कर रहे होते हैं तभी सॉन्ग उनके रूम में आ जाती है जहाँ झाओ भी था। सॉन्ग जल्दी से ड्रामा करते हुए कहने लगती है, शायद मैं गलत रूम में आ गई हूँ। वो झाओ के क्लोज आकर निशान ढूंढने वाली होती है। तभी बीच में जियांग टपक जाता है और बोलने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ पर हूँ, और क्या तुमने वो जूस लाया जो मैंने मंगाया था? लेकिन सॉन्ग तो बस झाओ के शोल्डर देखने में लगी थी, इसलिए जियांग उसे साइड में लाता है और कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं साओ साओ के पास चला जाऊंगा। पर सॉन्ग को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और जब वो झाओ को जाता हुआ देखती है तो उससे पूछने लगती है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ बास्केटबॉल खेलने जा सकती हूँ? झाओ कुछ नहीं बोलता तो सॉन्ग उसी के पीछे पीछे चली जाती है। ये सब देखकर जियांग को अच्छा नहीं लगता है। फिर अपने फ्रेंड के पास आकर पूछने लगता है, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? एक लड़की है जो मेरे फ्रेंड के पीछे पहले पड़ा हुआ करती थी, लेकिन अचानक वो उसे परेशान करना बंद कर देती है। इसका मतलब क्या है? उसका फ्रेंड बोलता है, ये सिंपल है, अब उसे वो पसंद नहीं करती है बल्कि किसी और के प्यार में पड़ चुकी है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था। पर उसका फ्रेंड बोलता है कि लड़कियां ऐसी छोटी मोटी गलतियां करती रहती है, वही गलती को शायद तुम्हारा फ्रेंड प्यार समझ लिया होगा। जिस पर जियांग गुस्से में उसे अपना मुंह बंद करने का बोलता है। फ्रेंड बोलता है कि ब्रो तुमने मुझे मारा। जियांग कहता है, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो अपने जहरीले मुंह को बंद रखा करो। तभी वो देखता है सॉन्ग झाओ को पानी लाकर दे रही होती है। इधर सॉन्ग सोच रही होती है, मैं इस बोतल को झाओ को दूंगी और जैसे ही वो पकड़ने वाला होगा मैं उसके कपड़े पर पानी गिरा दूंगी, जिससे जब वो अपने कपड़े को चेंज करेगा तो मैं आसानी से निशान को देख लूंगी। लेकिन इधर जियांग फिर से अपने फ्रेंड से पूछ रहा होता है, अगर कोई लड़की किसी लड़के को पानी देती हो अपनी बोतल से तो इसका मतलब क्या है? उसका फ्रेंड बोलता है, इसका मतलब इनडायरेक्ट किस हुआ? जिससे सुनकर जियांग तो कुछ नहीं बोलता है। झाओ जैसे पानी का बोतल लेने वाला होता है तभी जियांग उसे ले लेता है और झाओ को फाइट के लिए इनवाइट करता है। बाद में हम देखते हैं कि वो फुटबॉल फाइट की बात कर रहा था जहां दोनों अलग अलग टीम में थे और उनके बीच बास्केटबॉल स्टार्ट होने वाला था। सभी स्टूडेंट अपने अपने टीम को वोट कर रहे थे। साओ साओ झाओ को वोट कर रही थी, जिससे झाओ को उसका फ्रेंड दिखता है। साओ साओ को एक स्टिकर झाओ के ऊपर भी लगाना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। जियांग सॉन्ग के पास आकर पूछता है, तुम किसे जीतते हुए देखना चाहती हो? सॉन्ग कहती है, कोई भी जीते अच्छा ही होगा। जिस पर वो कहता है, फिर क्या तुम मुझे जीतते हुए देखना चाहती हो? तो वो हाँ कहती है। जियांग खुश हो जाता है और उसके हाथ का स्टिकर अपने शर्ट पर चिपकाकर मैच देखते रहने के लिए कहता है। दोनों टीम में मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर एफ फर्स्ट गोल जो है वो झाओ कर लेता है। साओ साओ काफी खुश होती है। सॉन्ग उसे देखकर सोचने लगती है, कहीं मेरा शक सही तो नहीं? तभी सेकंड राउंड जियांग जीत जाता है, लेकिन तभी झाओ के पैर में चोट लग जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों भागते हुए उसके पास आते हैं। साओ साओ झाओ की फिक्र करने लगती है, लेकिन सॉन्ग अभी भी झाओ के शोल्डर का निशान देखने में लगी थी, पर उसे मौका नहीं मिलता है। जियांग को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे भी चोट लगी थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इधर साओ साओ उस पर गुस्सा कर रही होती है, तुम्हें ठीक से खेलना चाहिए, देखो तुम्हारे पैरों में मोच आ गई है। इन दोनों की नजदीकियां देखकर सॉन्ग सीधे उनसे पूछने लगती है, जाओ क्या तुम साओ साओ को पसंद करते हो? जिस पर वो तो शर्माने
लगता है। सॉन्ग साओ साओ से भी बोलती है, क्या तुम झाऊ को पसंद करती हो? वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस फायरवर्क को पसंद करती हूँ। झाऊ भी बोलता है, अभी हम स्टडी पर ध्यान दे रहे हैं। सॉन्ग ये सुनकर बोलती है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरा डैड कौन है? और वो परेशान होने लगती है। इधर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर शर्मा रहे होते हैं। तभी एक लड़की भागते हुए सॉन्ग के पास आती है और उसे गिफ्ट देते हुए कहती है, क्या तुम इसे जियांग को दे दोगी? सॉन्ग कहती है, तुम खुद ही इसे दे देना। पर वो लड़की कहती है, तुम उसकी फ्रेंड हो तो प्लीज इसे देने में मेरी हेल्प कर दो। सॉन्ग कुछ बोलने ही वाली होती है, तब तक वो लड़की चली जाती है। सॉन्ग जियांग के पास आती है, जिसे देखकर जियांग अपना फेस साइड कर लेता है तो सॉन्ग उसके हाथ पर बैंडेज लगाती है। वो कहता है, तुम क्या कर रही हो? सॉन्ग कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता है? देखो तुम्हारा हाथ भी इंजर्ड है। जिस पर वो कहता है, तो तुम्हें पता था। तभी गिफ्ट देखता है और उसे लगता है सॉन्ग उसके लिए लाई है, इसलिए ओपन करने लगता है। लेकिन वो बताती है कि उसे उसकी क्लासमेट ने दिया है। जिस पर वो गुस्से से बोलता है, तो उसकी तरफ से तुम मेरे लिए ये गिफ्ट लाई हो? वो कहती है, मेरा मतलब ये नहीं था, वो खुद ही तुम्हें इसे देने के लिए बोली थी। जिस पर जियांग फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर कोई भी तुम्हें ऐसा करने के लिए कहेगा तो तुम उसकी बात मान जाओगी? मुझे लगा था हम फ्रेंड्स से भी बढ़कर एक दूसरे के लिए फील करते हैं, पर मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। और वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग को भी ये सब कर अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट डे क्लास में जियांग सॉन्ग को झाऊ के साथ स्टडी करता हुआ देख अच्छा नहीं फील कर रहा था, इसलिए जब उसे वही लड़की फिर से बुलाती है तो उसके पास चला जाता है। सॉन्ग बस उसे चुपचाप देख रही होती है। इधर वो लड़की जियांग को साथ में मूवी देखने के लिए बोलती है, पर वो कहता है, मुझे मूवी देखना पसंद नहीं है। लेकिन वो लड़की उसे जिद करती है, जिस पर जियांग उसके साथ चला जाता है। यहाँ सॉन्ग को देखकर ऐसा लग रहा था शायद उसे ये देखकर कुछ अच्छा नहीं लगा। बाद में वो स्कूल में ही सोने का प्लान बनाती है, क्योंकि उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और जियांग के बारे में ही बस सोच रही होती है। तभी उसे कुछ बाहर से आवाज आता है और उसे लगता है शायद कुछ गुंडे स्कूल में घुसे हैं, इसलिए वो झाड़ू लेकर मारने लगती है। लेकिन जब वो आँख खोलती है तो वहाँ पर साओ साओ होती है। उसे देखकर तो सॉन्ग हैरान हो जाती है, पूछती है, तुम क्यों रो रही हो? साओ साओ बताती है, मेरे पेरेंट्स ने मैंने अपने पेरेंट्स से झगड़ा कर लिया है, क्योंकि वो मुझे फायरवर्क देखने फिर से नहीं जाने देने वाले थे। इसमें तो मेरी क्या गलती थी? पिछले वाले फायरवर्क में तो मैंने अच्छा ही काम किया है, लेकिन अब मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जिस वजह से सॉन्ग उसे अपने साथ ही लाती है। साओ साओ उसे अपने सारे स्नैक्स निकाल कर दे देती है और कहती है, ये सब तुम्हारे लिए है, पर तुम ऐसे क्यों रह रही हो? सॉन्ग कहती है, अभी मेरे पास कोई रहने का जगह नहीं है, तो मुझे ऐसे ही रहना होगा। साओ साओ कहती है, भले ही मैं अपने पेरेंट्स से झगड़ा कर लिया है, पर मैं वहाँ रहने तो जा ही सकती हूँ। और सॉन्ग को लेकर आने लगती है। रास्ते में वो दोनों सुन रहे होते हैं, वही लड़की किसी और लड़के से बात कर रही होती है। यहाँ पर वो बताती है, मैं बस जियांग को इसलिए अप्रोच कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसके पास से वो कॉइन लेना है। मुझे लगता है वो कुछ स्पेशल है, लेकिन उस दिन उस जियांग ने मूवीज देखने से ही मना कर दिया था। तभी वो दोनों आवाज सुन लेते हैं और बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि अब उनकी सारी बातें साओ साओ और सॉन्ग सुन चुके होते हैं। इसलिए वो लड़की सॉन्ग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि जियांग को ये सब न बताने के लिए। साथ में उसका फ्रेंड भी होता है, लेकिन सॉन्ग कहाँ मानने वाली थी। वो तो गुस्से से बोलती है, तुम्हारी वजह से मेरे और जियांग के बीच में भी गलतफहमियां हो गई हैं। मैं उसे सारी बातें जरूर बताऊंगी, तुम उसके लायक बिल्कुल भी नहीं। जिस पर उसका फ्रेंड गुस्से से उसे मारने वाला होता है। तभी जियांग पीछे से उसे मार कर गिरा देता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम किसी को हिट करोगे। वो लड़की तो उसे देखकर शॉक रह गई। जियांग कहता है, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। बाद में जियांग और सॉन्ग बैठे होते हैं। सॉन्ग उससे पूछती है, तुम उस दिन उस लड़की के साथ मूवी देखने क्यों नहीं गए थे? वो कहता है, मैं सच में मूवी देखना पसंद नहीं करता। सॉन्ग कहती है, वो लड़की किस कॉइन के बारे में बात कर रही थी? जियांग बोला, वो बहुत पहले ही गुम हो चुका है। सॉन्ग उसके बारे में डिटेल में पूछती है, जिसमें वो ढूंढने में मदद कर सकती है, लेकिन वो बोलता है, कुछ नहीं। सॉन्ग बोलती है, हमें सुलह कर लेनी चाहिए। वो कहता है, मगर? सॉन्ग कहती है, मैं नहीं चाहती तुम मुझसे गुस्सा हो। जिस पर वो मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। सॉन्ग पूछती है, तुम किस वजह से गुस्सा थे? क्या मैं उसकी तरफ से गिफ्ट लाई थी इसलिए? पर वो मना कर देता है। सॉन्ग कहती है, फिर किस वजह से? जियांग बताता है, तुम जाओ के क्लोज रहती हो इसीलिए। सॉन्ग छिड़कर बोलती है, तो क्या तुम उस लड़की के क्लोज नहीं रहना चाहते थे? और दोनों गुस्सा हो जाते हैं। बाद में वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे से फिर बात करने लगते हैं। अब उन दोनों में सब कुछ ठीक हो गया था। सॉन्ग जब अपने घर आती है तो उसके डैड तो उसे मारने के लिए पीछे ही पड़ गए थे। तुमने फायरवर्क के चक्कर में बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारा रैंक 200 से भी आगे पहुंच गया है। इसी तरह तुम पढ़ाई करती रहोगी तो तुम्हारा आगे क्या होगा? साओ साओ बोलती है, डैड, मैंने तो अच्छा काम किया है। आपको पता है मैंने फायरवर्क सेरेमनी को कैसे बचाया है ब्लास्ट होने से? जिस पर डैड और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, इसलिए तो मुझे पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पर रहे हैं। सॉन्ग डैड के रास्ते में आ जाती है, जिससे लगता है वो शायद साओ साओ को बचा लेगी, लेकिन वो तो उससे भी खतरनाक वाला डंडा देती है और इसे मारने के लिए बोलती है। डैड तो अब उसे नहीं छोड़ने वाले थे। क्लास में सॉन्ग साओ साओ पर चिल्ला रही होती है, क्योंकि उसने सभी क्वेश्चन के आंसर को गलत किया होता है। तभी वहाँ जाओ आ जाता है, जिसे देखकर साओ
साओ उसके पीछे छिपने लगती है। सॉन्ग उसे बाहर आने के लिए बोलने लगती है। साओ साओ कहती है, तुम मेरी मॉम की तरह बिहेव कर रही हो। सॉन्ग कहती है, तुम मेरी मॉम हो। वो कंफ्यूज होने लगती है। जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। जियांग जब उसके पॉइंट्स को देखता है तो हंसते हुए बोलता है, बस 8 पॉइंट, मेरे पास तो 38 है। जिसे सुनकर साओ साओ उसके सीट को देखने लगती है। कहती है, तुमने तो स्टडी भी नहीं की और तुम्हारे 8 पॉइंट्स आए हैं। मेरे पास भगवान ने ऐसा दिमाग क्यों नहीं दिया है। सॉन्ग भी उठकर उसकी सीट को देखती है और उसे दिखाते हुए कहती है कि देख लो, इसके 38 पॉइंट्स आए हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं तुम्हारी पेरेंट्स बनकर भी तुम्हारे मार्क्स को नहीं बढ़ा पाऊंगी। साओ साओ कहती है कि मुझे सच में स्टडी नहीं करना है, लेकिन सॉन्ग तो बिल्कुल ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है, मैंने पहले ही अंकल और आंटी से प्रॉमिस कर दिया है, जहाँ पर तुम्हें नेक्स्ट एग्जाम में टॉप 100 में आना ही होगा और मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। मैं नहीं चाहती तुम फिर से पास्ट की लाइफ की तरह ही अपनी जिंदगी गुजारो। पास्ट के सीन में हम देखते हैं सॉन्ग को बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, इसलिए वो अपनी मॉम के पास आ रही होती है पेरेंट्स मीटिंग में ले जाने के लिए। तभी वो देखती है कि उसकी मॉम अभी भी हार्ड वर्क कर रही है और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से बिना कुछ बोले ही जाने लगी। सीन शिफ्ट होता है और वो चारों सीढ़ियों पर बैठे होते हैं। सॉन्ग साओ साओ को अपना नोट्स देती है, जहाँ पर उसने बहुत मेहनत कर ये नोट्स बनाया होता है। ये देखकर साओ साओ उसे थैंक यू बोलती है उसकी इतनी मदद करने के लिए। सॉन्ग कहती है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, जिससे तुम्हें आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साओ साओ भी उससे हार्ड वर्क करने का प्रॉमिस करती है। इधर जियांग झाओ से पूछता है, क्या तुम सच में साओ साओ को पसंद करते हो? वो कुछ बोलने वाला ही होता है, तभी वहाँ एक लड़का आता है और साओ साओ को कुछ फायरवर्क के स्टिकर देता है। वो लिमिटेड एडिशन के फायरवर्क स्टिकर देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। वो लड़का फिर उसे बोलता है, क्या तुम मेरे साथ फायरवर्क के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगी? साओ साओ तो बहुत खुश हो जाती है और उसके लिए भी हाँ बोल देती है। इधर झाओ को देखने से ऐसा लग रहा था कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लड़का फिर अपनी ड्रॉ किए गए फायरवर्क्स को दिखाने लगता है, जिसे सॉन्ग जब देखती है तो ये वही डिजाइन होते हैं जो कि उस दिन उसके डैड ने उसे दिखाया था। उसे ऐसा शक होने लगता है कहीं यही तो उसका डैड नहीं, इसलिए बाद में वो लड़के को अकेले में मिलती है और उसके निशान को चेक करने लगती है, पर वो उसे दूर कर देता है। सॉन्ग उससे पूछती है, क्या तुम साओ साओ को पसंद करते हो? वो कहता है कि हाँ, पर तुम्हें कैसे पता है? सॉन्ग गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता साओ साओ को पसंद करने का, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम उससे दूर रहना। जिस पर वो कहता है, तुम कौन होती हो ये कहने वाली? सॉन्ग तो सभी बातों को याद करने लगती है कि ये वहाँ था जहाँ पहले सभी एक्सीडेंट हुए थे और उसे कंफर्म हो जाता है कि यही लड़का उसका डैड है। नेक्स्ट डे से झाओ हर रोज की तरह जियांग को मिल्क देने लगता है, जिसे वो ड्रिंक कर काफी परेशान हो चुका होता है। तभी उसे टीचर ऑफिस रूम में बुलाते हैं, जहाँ वो चला जाता है। इधर ये दोनों बात करते हुए ऊपर ही आ रही होती है। तभी झाओ के डैड को उस पर गुस्सा करते हुए सुन लेती है, जहाँ पर डैड गुस्सा कर रहे थे कि तुम इंटरव्यू को क्यों मिस कर रहे हो, बस इस फायरवर्क के लिए? क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है? टीचर उसके डैड को शांत करते हुए कहते हैं, जरूर कोई रीजन होगा जिसके लिए ये ऐसा कर रहा है। लेकिन डैड गुस्से से बोलते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया है कि तुम अब्रॉड स्टडी के लिए जाओगे। तुम्हें पता है कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है और तुम इसे ऐसे ही बर्बाद करने पर तुले हो। फिर उसे ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ साओ साओ आ जाती है और डैड को रोकते हुए कहती है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही जाओ को कंपटीशन में भाग लेने के लिए बोला था। टीचर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम कब सुधरोगी? जिस पर डैड तो फिर साओ साओ पर गुस्सा करने लगते हैं, तुम्हारी वजह से एक बार हमारी फायरवर्क की फैक्ट्री बैंकरप्ट होते हुए बची है, अब तुम क्या चाहती हो? लेकिन इस बार जाओ स्टैंड लेते हुए कहता है, आप इसके ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे अब्रॉड नहीं जाना है और मैं आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी अब्रॉड नहीं जाऊंगा। बाद में साओ साओ उसे सॉरी कर रही होती है, मेरी वजह से तुम्हारे और डैड के बीच में बात बिगड़ गई। लेकिन जाओ उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, मुझे तो तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए। एक्चुअली मैं सच में अब्रॉड नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहीं पर कुछ करना चाहता हूँ, जो भी मेरा दिल चाहे। इस पर वो पूछती है, तुम क्या करना चाहते हो? जाओ उसे अपने हाथ आगे करने के लिए बोलता है, तो वो रिंग पहनाने की पोजीशन में हाथ आगे करती है। जाओ हंसते हुए उसके हाथ के ऊपर फायरवर्क का स्टिकर चिपका देता है, जिसे देखकर वो खुश होते हुए कहती है, ये तो लिमिटेड एडिशन का है, तुमने कैसे ढूंढा? जाओ पिछली बातों की वजह से उसे बोलता है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। साओ साओ बोलती है, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। बाद में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाता है और वो सभी एक अच्छे से प्लेस पर आए होते हैं, जहाँ पर साओ साओ कहती है, ग्रैंडमा का हाउस तो बहुत बेहतर लग रहा है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद तो ये काफी बेटर महसूस हो रहा है। जियांग बोलता है, साओ साओ तुमने तो कहा था यहाँ पर सिर्फ फैमिली वाले ही आएंगे, फिर ये आउटसाइडर क्यों आया है? वो बोलती है, जाओ ने हमारी स्टडी में कितनी मदद की है,
और ये काफी स्मार्ट और काइंड पर्सन है। जियांग कहता है, काइंड और स्मार्ट, सच में? जाओ बोलता है, क्या तुम्हें शक है? सॉन्ग जियांग को पकड़ लेती है और गुस्से से बोलती है कि ये साओ साओ का हाउस है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? साओ साओ सभी को अपनी ग्रैंडमा के बनाए हुए फायरवर्क के डिजाइन्स को दिखाती है, जहाँ सॉन्ग उन्हें काफी गौर से देखने लगती है। साओ साओ बताती है, ग्रैंडमा पहले बहुत सारे फायरवर्क बनाया करती थी, लेकिन उन्हें बंद कर दिया गया क्योंकि लोग कहते थे ये फायरवर्क काफी डेंजर है। सॉन्ग बोलती है, फिर मटेरियल क्यों नहीं चेंज किया गया? जियांग तो उसका नाम भी बता देता है। साओ साओ हैरान होकर बोलती है, तुम्हारे केमिस्ट्री में स्कोर कितने थे? तुमने बिल्कुल सही बताया है। जाओ और सॉन्ग सोचकर बोलते हैं, इसका मतलब क्या ये सही में वर्क करेगा? तभी वहाँ एक लेडी आकर उन्हें ग्रैंडमा के बनाए हुए कुछ पटाखे दिखाती है और बताती है, ये तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम लोगों के लिए छोड़ा है। वो सभी उन्हें थैंक यू बोलते हैं और वो लेडी चली जाती है। सॉन्ग देखती है, जाओ और साओ साओ काफी क्लोज है और साथ में खुश भी है, इसलिए वो सोचती है एक चांस इनके साथ होने का बन सकता है। फिर वो जियांग को लेकर इधर आ जाती है। जियांग बोलता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? क्या तुम चाहती हो कि वो दोनों साथ में टाइम एक्सपेंड करें? सॉन्ग मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग साथ में आ सकते हैं? जियांग बोलता है, तुम चीजें बहुत जल्दी नोटिस कर लेती हो। फिर उसे कुछ नए डिजाइन के पटाखे बना कर देता है। वो कहती है, ये फायर गन वाले पटाखे हैं, इन्हें कौन नहीं जानता है? वो कहता है, तुम्हें पता है ये पहले हमारी फैक्ट्री में बना करता था। जिसे सुनकर तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जियांग बताता है, ये फायर गन 2016 में बने थे। फिर तुम्हें कैसे पता? और सभी बातों को याद करने लगता है। जियांग सॉन्ग भी साथ ही रिबॉर्न होने का बोलते हैं। जाओ उससे पूछता है, तुमने कैसे टाइम ट्रैवल किया? वो अपने सिक्के को बताती है, जहाँ पर वो भी उसे पूछती है तो वो बताता है, मेरे पास भी यही वाला सिक्का था जब मैंने टाइम ट्रैवल किया था। सॉन्ग बताती है, ये सिक्का उसे उसकी मॉम से मिला था जब उन्होंने फायरवर्क कंपटीशन जीता था। जियांग उसे बोलता है, क्या सच में साओ साओ तुम्हारी मॉम है? जिस पर वो हाँ करती है। वो फिर पूछता है, तो तुम्हारे डैड कौन है? सॉन्ग जाओ का नाम बताती है। जियांग वहाँ से जाने लगा। सॉन्ग उसे रोक लेती है। जियांग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम उन्हें साथ में रहने देना चाहती हो? इससे तुम्हारी लाइफ को खतरा है। पर सॉन्ग कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, तुम खुद को मारना चाहती हो? सॉन्ग बोलती है, मैं बस चाहती हूँ मेरी मॉम एक हैप्पी लाइफ जिए और उन्हें मैं बस खुश देखना चाहती हूँ। जियांग फिर कुछ नहीं कर पाता है। इधर हम साओ साओ को देखते हैं जो कि झाओ के साथ होती है और उसे फिर से अपने सारे स्नैक्स दे रही होती है। झाओ बोलता है, ये सारी चीजें तुम्हारे पास आती कहाँ से है? और वो अपने पास से भी निकाल कर कुछ देने लगता है। साओ साओ खुश होकर कहती है, तुम भी मेरे लिए स्नैक्स लाए हो। लेकिन वो देखती है झाओ उसे किताब दे रहा है, इसलिए वो बोलने लगी, अभी तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट भी नहीं हुआ और अभी से तुम मुझे बुक दे रहे हो। साओ साओ फिर उसके लिए एक फायरवर्क खिलौना निकाल कर देता है जिसमें लाइट लगी होती है और ये साओ साओ को काफी पसंद आता है। वो साथ में खुश हो रहे होते हैं। साओ साओ फिर उसे अपना लव कन्फेस करने वाली होती है। सॉन्ग उन्हें छिपकर सुन रही होती है और उनके ऊपर फूल गिराने वाली होती है, लेकिन उसका पैर फिसल गया और नीचे गिरने लगी। झाओ इसे नीचे गिरने से बचा लेता है, जहाँ उसके हाथों पर चोट भी लगी थी। वो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो हाँ कहती है, जहाँ वो चोट के बारे में बोलती है, पर झाओ उसे चिंता करने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ सॉन्ग को सब याद आ जाता है कि उसका डैड कोई और नहीं बल्कि झाओ है और वो इसी गम में काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। साओ साओ को मॉम बोलते हुए बोलने लगी, आप इस जैसे पर्सन को कैसे मेरा डैड बना सकती है? इसने हमें और आपको छोड़ दिया था। वो झाओ को भी मारने लगती है, साथ में साओ साओ के बाल पकड़ लेती है। जियांग जल्दी से बोलता है, सॉन्ग ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया इसलिए बकवास बातें कर रही है, मैं इसे ले जा रहा हूँ। और वो ले जाने लगता है। इधर साओ साओ कंफ्यूज होती है, वो मुझे मॉम क्यों बोल रही थी? जाओ बोलता है, मुझे तो वो डैड बोल रही थी। जियांग सॉन्ग को देखकर सोचता है, तुम्हें पता नहीं मैं कितना खुश हूँ, तुम अब वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाली हो। सॉन्ग बहुत दुखी होती है, इसलिए वो अपना लॉकेट को पकड़कर कहती है, तुम इस लॉकेट को ले लो और यहाँ से अपनी दुनिया में चले जाओ। मैं ही तो अपने पास्ट को चेंज नहीं कर पाई, इसलिए मैं वापस जाना नहीं चाहती हूँ। नेक्स्ट डे हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने गले में लॉकेट नहीं देख डर जाती है और सारी बातें याद कर सोचने लगती है, कहीं सही में जियांग उसे छोड़कर चला तो नहीं गया। तभी जियांग उसके पीछे आता है, जिसे सॉन्ग हैरान होकर पूछती है, क्या तुम वापस नहीं गए? वो कहता है, नहीं मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ। सॉन्ग पूछती है, क्यों? तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है अपने पेरेंट्स से मिलने का। पर वो कहता है, अब मेरे पास कुछ और भी चीजें हैं, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। वो पूछती है, क्या? तो वो अपने हाथ में कुछ सामान दिखाते हुए कहता है, मैं पहले ब्रेकफास्ट बनाना चाहता हूँ। और साथ ही में उसके फेस पर प्यार से किस करता है। वो दोनों शर्माने लगते हैं। जियांग उससे नेक्स्ट वर्ल्ड में मिलने का कहता है। सॉन्ग कहती है, पर हमारे पास तो एक ही कॉइन है। जियांग बोलता है, तुमने कहा था तुम्हारी मॉम ने फायर वर्क कंपटीशन में ये कॉइन जीता था, तो इस बार हम उस कंपटीशन को साथ में जीतेंगे और हमें वो कॉइन मिलेगा जिसकी मदद से हम फिर से टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। सॉन्ग ये सुनकर खुश हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। फिर वो दोनों बैठकर बात कर रहे
होते हैं जहाँ पर जियांग बता रहा होता है उसे एक पर्सन ने बचाया था जब वो पटाखों के बीच फंस गया था और मरने वाला था। उसी पर्सन के पास से उस टाइम उससे कॉइन मिला था जिसकी वजह से जियांग आज टाइम ट्रैवल कर पाया है। ये सभी बातें सुनकर सॉन्ग बोलती है कि मेरी मॉम फायरवर्क की विनर थी और वो कॉइन सिर्फ उन्हें ही मिला था। इसका मतलब एक कॉइन मेरी मॉम को और दूसरा कॉइन मेरे डैड को मिला होगा। जियांग हैरान हो जाता है कि मुझे बचाने वाला पर्सन झाऊ था। इसका मतलब तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़कर नहीं गए थे बल्कि उस दिन वो मुझे बचाने आए थे जिनमें उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए वो कभी वापस लौट कर आए ही नहीं। सॉन्ग सच्चाई जानकर काफी शॉक्ड हो जाती है और खुद को कोसने लगती है कि उसने अपने डैड को कितना गलत समझा था। फिर हम हाई स्कूल के फेयरवेल का सीन देखते हैं जहाँ सॉन्ग अकेले ही होती है। तभी उससे साओ साओ आवाज देती है। सॉन्ग जब पीछे देखती है तो जाओ और साओ साओ साथ में बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। वो काफी इमोशनल हो जाती है। जाओ और साओ साओ उससे पूछने लगे हम कैसे लग रहे हैं। सॉन्ग पूछती है तुम लोग यहाँ कैसे। साओ साओ बोलती है इतने इम्पोर्टेंट डे पर हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। जाओ कहता है यहाँ अक्सर पेरेंट्स आते हैं पर हम लोग तुम्हारा साथ देने आए हैं। साओ साओ कहती है हम तुम्हें फ्यूचर तक साथ देंगे। सॉन्ग खुश होती है। फिर वो जियांग की तरफ देखने लगी और बोलती है क्या तुम मेरी लाइफ के इम्पोर्टेंट पर्सन बनना चाहते हो। जियांग उसका हाथ पकड़कर बोला मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो सभी भागने लगते हैं। उनके साथ सॉन्ग बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में तीनों बैठकर सोच रहे थे हमें ग्रैंडमा के फायरवर्क बनाने के लिए कोई दूसरा अच्छा मटेरियल कहाँ मिलेगा। तभी जाओ आकर कहता है मुझे रास्ता मिल गया है। वो सभी पूछते हैं हमें फंडिंग कौन देगा। फ्लैशबैक में देखते हैं जाओ अपने डैड के पास गया था और उनसे रिक्वेस्ट करता है वो साओ साओ के ग्रैंडमा वाली फायरवर्क की फैक्ट्री को चालू करने में मदद करे जिससे वो उनकी बात मानने के लिए रेडी था, यानी वो इसके बदले में अब्रॉड जाएगा। डैड कहते हैं तुम एक फायरवर्क की डायरेक्टर की डॉटर के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो। वो बोलता है डैड फायरवर्क कंपनी शुरू करना ये मेरा अपना ड्रीम है पर मैं अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए उन लोगों के जरिए ही सही मुझे लगेगा मैंने अपना ड्रीम पूरा कर लिया है। जिस पर डैड एग्री हो गए और उसको अब्रॉड जाकर अच्छे से स्टडी करने के लिए कहते हैं। प्रेजेंट में जाओ उनसे कहता है मैंने प्लेस ढूंढ लिया है। बाद में वो चारों अपने रिजल्ट देख रहे थे जिसके अनुसार उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला था। सभी की नजर साओ साओ पर होती है। वही सबसे पढ़ने में कमजोर जो थी वो गॉड से प्रे करते हुए ओपन करती है और अचानक से चिल्लाते हुए बोलने लगी मैं पास हो गई हूँ। साओ साओ खुशी के मारे सभी को हक कर लेती है। जाओ भी उसके खुशी में खुश होने की पूरी कोशिश कर रहा था पर वो टेंशन में था कि उसे बहुत जल्द ही अब्रॉड जाना पड़ेगा। जियांग कहता है मैं भी पास हो गया हूँ, जिससे सॉन्ग तो चिढ़ जाती है ये बिना पढ़े लिखे ही ऐसे कैसे पास हो जाता है। जियांग बोलता है मुझे ये सब चीजों के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं बल्कि मैं लैब में एक्सपेरिमेंट कर ही सब सीख जाता हूँ। साओ साओ परेशान होने लगी कि मेरे पास इतना दिमाग क्यों नहीं है, ये सब मेरे पेरेंट्स की वजह से है। जाओ बोलता है तुम अंकल आंटी को ब्लेम कर रही हो, मैं जाकर उन्हें बता दूंगा। वो तो डर जाती है। जाओ बस ऐसे ही उससे चिढ़ा रहा था। जियांग कहता है कोई बात नहीं करो इसी तरह तुम्हारे फ्यूचर बच्चे भी तुम्हें ही ब्लेम करेंगे। साओ साओ उसे मारने लगती है। तभी फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है जहाँ साओ साओ उन्हें देख काफी खुश लग रही थी। इधर सॉन्ग भी अपने मॉम डैड को साथ देख खुश होती है। फिर जियांग से पूछने लगी अगर तुम वापस जाओगे तो क्या मुझे ढूंढ लोगे। जियांग बस उसे देखता रहता है। बाद में जियांग फायरवर्क कंपटीशन जीत जाता है लेकिन जब उसकी नजर कॉइन पर पड़ती है तो उसे पता चल गया ये वो वाला सिक्का नहीं है। प्रेजेंट में वो बस इसे याद कर सॉन्ग की तरफ देख रहा था और उसे किस कर लेता है। टाइम आ गया था, जाओ अब्रॉड जा रहा था। साथ ही वो साओ साओ के साथ बिताए सभी पल याद कर रहा होता है। तभी रास्ते में जियांग खड़ा था और वो जाओ उसे पूछने लगा हम सभी को बिना बताए तुम अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हो। जाओ बोलता है इसके बारे में साओ साओ को नहीं बताने के लिए, लेकिन जियांग कहता है तुमने अपने डैड से फायरवर्क फैक्ट्री बनाने के बदले अब्रॉड जाने की डील की है, तभी तो फायरवर्क के लिए हमें सस्ते मटेरियल आसानी से मिल गए हैं। क्या होगा अगर मैं ये सब साओ साओ को बता दूं? जाओ कहता है मैं नहीं चाहता कि वो परेशान होने लगे। जियांग कहता है जब तुम मुझे नहीं बता सकते तो मैं भी तुम्हारी क्यों बात मानूं? जाओ बोलता है तो क्या तुम मेरा खिलाफ जाओगे? जियांग बोलता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, कहकर उसे हक कर लेता है। फिर बोलता है सॉरी पर मैं इस बार तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और फोन निकाल कर साओ साओ से बोलता है तुमने सब सुन लिया होगा है ना। जाओ जब पीछे देखता है तो साओ साओ होती है और जाओ को आकर मारने लगी। तुम मुझे कैसे छोड़कर जा सकते हो? जाओ उसे हक कर लेता है और बोलता है मैं नहीं जा रहा हूँ। जियांग सॉन्ग से बोलता है देखो मैंने तुम्हारे मॉम डैड को अलग होने से बचा लिया। सॉन्ग सोचती है जरूर डैड के पास कोई रीजन रहा होगा इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में सभी ने अपने फायरवर्क बना लिए थे और उसे आज लॉन्च करने वाले थे। साओ साओ सभी लोगों को आने के लिए थैंक यू बोलती है। बताती है आज हम नए नए डिजाइन के फायरवर्क आप सबको दिखाने वाले हैं। फायरवर्क रिलीज होते हैं और ये काफी सुंदर दिख रहे थे। सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं एंड इनको अवार्ड भी मिलता है। अब सभी चीजें ठीक होती हैं। साओ साओ अपने मॉम डैड को बता रही
रही थी कि उसने कितना अच्छा काम किया है। इधर जाओ के डैड भी उसके काम से खुश थे। उन्हें अब उस पर प्राउड फील हो रहा था। वो जाओ को अपनी मर्जी से काम करने का बोलते हैं। सॉन्ग जियांग से उसके कॉइन के बारे में पूछती है। जियांग उसे कॉइन दिखाता है, लेकिन उसने उसे पूरा कॉइन नहीं दिखाया था। सॉन्ग खुश होती है और बोलती है, अब हम साथ में फ्यूचर जाएंगे। सॉन्ग साओ साओ के पास आकर कहती है, मेरे जाने का टाइम आ गया है। साओ साओ परेशान होकर पूछने लगी, तुम कहाँ जा रही हो? सॉन्ग कहती है, मैं अपनी मॉम के पास जा रही हूँ, वो मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। साओ साओ उससे अपने से बात करते रहने का कहती है। साथ ही वो उससे सभी चीजें उसकी लाइफ में ठीक करने और हमेशा साथ देने के लिए भी थैंक यू बोलती है। वो दोनों एक दूसरे को हक कर इमोशनल होने लगे। सॉन्ग बाथरूम आती है, तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है। ये वही फायरवर्क फैक्ट्री का मैनेजर होता है। तभी वहाँ बाकी तीनों भी आ जाते हैं। जाओ उसे सॉन्ग को जाने देने का कहता है। बदले में वो उसे कुछ भी देने के लिए रेडी था, पर मैनेजर बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है, तुम लोगों की वजह से मेरी फैक्ट्री बैंकरप्ट हो गई। मैं और मेरी फैमिली बर्बाद होकर सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन तुम लोग यहाँ खुद की कंपनी खोल रहे हो। मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। वो सॉन्ग को मारने वाला था, लेकिन साओ साओ बीच में आ गई, जिससे उसे चोट लग जाता है। सॉन्ग सोचने लगती है, पास्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से उसकी मॉम बीमार रहने लगी थी। जियांग उस पर्सन को पकड़ लेता है, लेकिन वो इतना चालाक था, अपनी लाइटर जलाकर पटाखों पर फेंक देता है। जियांग गुस्से में जोर से उसे मारता है। आग लगते देख सॉन्ग झाऊ से साओ साओ को यहाँ से ले जाकर हॉस्पिटल में चेक कराने का बोलती है और स्पेशली सुनने का चेक कराने को कहती है। सॉन्ग जल्दी उन्हें भेज देती है। जियांग उसके पास आता है तो सॉन्ग देखती है उसका सिक्का उसके पास नहीं है, इसलिए वो दोनों ढूंढने लगे। सॉन्ग को सिक्का मिल जाता है, लेकिन तभी ब्लास्ट होने की वजह से वो लोग वहीं फंस जाते हैं। सॉन्ग जियांग को अपना सिक्का निकालने के लिए कहती है, लेकिन जियांग के पास वो नहीं था। सॉन्ग को वो सच्चाई बताता है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरा वाला सिक्का दूसरा है, जिससे हम साथ फ्यूचर नहीं जा पाएंगे। सॉन्ग काफी बुरी तरह हैरान थी और चिल्लाते हुए उसे झूठ बोलने के लिए कोसने लगती है। जियांग उसे शांत करने के लिए किस करता है और खुद को भूलने से मना करता है। वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। अचानक सिक्का चमकने लगा। सॉन्ग जब देखती है तो वो एक बार फिर से टाइम ट्रैवल कर सही समय में पहुंच गई थी। उसके मॉम डैड साथ होते हैं। सॉन्ग जियांग के बारे में पूछती है, लेकिन उन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। सॉन्ग सोचती है, मैंने अपने सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को खो दिया। सॉन्ग रेस्टोरेंट में बैठकर जियांग के साथ सभी यादों के बारे में सोच रही थी। बाहर आकर वो फायरवर्क जलाते हुए विश करती है, ये बुझने से पहले काश जियांग मेरे सामने आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिससे सॉन्ग उदास होकर सारे होप खो देती है। तभी कोई उसके पास आकर उससे कवर कर लेता है। सॉन्ग उसे देखकर स्माइल करती है। हो सकता है कि ये जियांग हो, क्योंकि जब सॉन्ग टाइम ट्रैवल करती थी तो वो जिस भी चीज को अपने साथ पकड़कर रखती, वो उसके साथ ही दूसरे वर्ल्ड में चला आता, जैसे उसकी मॉम की डायरी। यानी जियांग को भी सॉन्ग ने उस टाइम हक किया था, तो वो भी इस वर्ल्ड में जरूर आया होगा। इसी के साथ इस ड्रामे की एक मस्त एंडिंग हो जाती है।